हेलो। तो आज जो हम चीज़ करेंगे वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बहुत दिन हो गए वीडियोस आए हुए और मेरे को बहुत ज़्यादा लोग बोल रहे थे कि आप वीडियोस डालो, रेगुलर वीडियोस डालो। तो थोड़ा उसके लिए एक्सक्यूज़ की थोड़ा टाइम लगा है, बट स्टिल अब हम करते हैं। अब हम आगे चलते हैं और हम करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब देखो ये क्वेश्चन, अगर आप किसी पेपर की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, स्टेट सिविल सर्विसेज की कर रहे हो आप, चाहे वो कोई भी हो, चाहे आप हिमाचल पीसीएस की कर रहे हो, एचपीएस की कर रहे हो, अगर आप यूपी पीसीएस की कर रहे हो, कोई भी कर रहे हो, राजस्थान की कर रहे हो, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन कर रहे हो, हरियाणा सिविल सर्विसेज की कर रहे हो, ये क्वेश्चन सबका ही फेवरेट है। अभी हिमाचल में राइट सर्विसेज का एग्ज़ाम होना है, मेंस का एग्ज़ाम होना है, लाइट सर्विसेज का मेंस का। तो उसमें मैं आपको बोलता हूँ कि हाई चांसेस है कि ये क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा, यहाँ से क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। अगर आप पिछला एचपी का ही एनटी का पेपर देखो, नायब तहसीलदार का देखो, तो उसमें भी क्वेश्चन आया था। उत्तराखंड का आप देखो तो उसमें भी क्वेश्चन आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब देखो जब हम प्री कर रहे होते हैं ना, तो प्री में तो क्या होता है कि हमारे पास ऑप्शन होता है, हमें पता होता है कि ऑप्शन है तो हमें सिलेक्ट ही करना है, ए बी सी डी, कोई भी जैसे ऑप्शन है तो हम चलो जी डी लगा दिया, ठीक है। मतलब चीज़ें याद भी आती है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, आपके पास आंसर होता है, आंसर आपके पास है। लेकिन यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ पर आपके पास आंसर नहीं है। यहाँ पर क्या है, आपको आंसर लिखना है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने आंसर कैसे लिखना है। देखो ट्रिक मैं बताऊंगा, अगर जो सिर्फ ट्रिक के लिए देखना चाह रहा है तो थोड़ा स्किप कर सकते हैं, थोड़ा आगे जाके ट्रिक भी आ जाएगी। लेकिन अभी क्या है कि अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे प्रोसीड करना है। उसके लिए क्या है हमारे पास, जो सबसे मेन चीज़ है वो है हमारे पास ब्रेन स्टॉर्मिंग। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, सिर्फ ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, उसके लिए हमारे को क्या चाहिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग, ब्रेन स्टॉर्मिंग का क्या मतलब होता है, दिमाग में आपने क्या है, दिमाग में आपके वो आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, दिमाग में आपकी स्टॉर्म चलनी चाहिए। स्टॉर्म का है कि थॉट्स की स्टॉर्म, स्टॉर्म ऑफ थॉट्स, जो विचार है उनकी स्टॉर्म आपकी चलनी चाहिए। आपको स्टॉर्म ऑफ थॉट्स, थॉट्स की आपकी स्टॉर्म चलनी चाहिए, तब आप उससे बोला जाता है ब्रेन स्टॉर्मिंग। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग में देखो क्या है, कोई भी अगर आपके पास कोई भी है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1910, कोई भी आपके पास एक्ट आ जाए ना, उसमें आपने क्या चीज़ याद रखनी है कि आपने एक पॉइंट तो आपने इंपॉर्टेंट रखना ही रखना है, जैसे मोरले मिंटो रिफॉर्म या जो भी है, जितने भी आपके पास एक्ट है, उससे पहले के एक्ट है, ये लिखना है, इट वॉज अ इट वॉज अ लैंडमार्क, लैंडमार्क फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के लिए एक लैंडमार्क था, ठीक है। लैंडमार्क मतलब कि एक तरह का क्या था, एक बहुत बड़ा स्टेप था, मेजर स्टेप, या डायरेक्ट लिख सकते हो टूवर्ड्स मेजर स्टेप टूवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। ये पॉइंट तो आपने लिखना ही लिखना है। अब देखो, अब आपको सपोज चीज़ नहीं पता है, आपको नहीं पता है कि क्या है, कैसे हमने आगे प्रोसीड करना है, तो आपको एक चीज़ ना थोड़ा पास्ट की तरफ जाना है कि अभी तक हमारा देश कहाँ तक पहुँच गया होगा। 1935 है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1935 कर रहे हैं, तो क्या आपके पास 1930 से लेके 1940 के बीच क्या क्या चीज़ें हुई, ये आपको इसके थोड़ा आपको इसके बारे में सोचना पड़ेगा। इतना तो पता ही होगा, मेंस लिख रहे हैं आप, तो आपको इतना तो आइडिया होगा ही होगा। देखो 1930 में क्या होता है आपके पास, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हो गई थी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हो गई थी, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ था, 1939 40, यहाँ पे क्या ये सारा दौर किसका चल रहा था, आपका वर्ल्ड वॉर टू का दौर चल रहा था। और इसी के यहाँ पे 1935 बीच में, और 1935 के बीच में क्या, 1947 में तो हमारे को आज़ादी भी मिल गई थी। और जब हमारे को आज़ादी मिली थी तो मैक्सिमम फीचर्स हमारे कहाँ से बोरोड है, 1935 के एक्ट से हमारे मैक्सिमम फीचर्स हमारे बोरोड है। तो आप इंट्रोडक्शन में ना एक तो लिख सकते हो, इट वॉज लैंडमार्क फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। सेकेंड लिख सकते हो, मैक्सिमम फीचर्स, मैक्सिमम फीचर्स आर टेकन फ्रॉम दिस एक्ट, ठीक है, दिस एक्ट मतलब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रेजेंट मैक्सिमम फीचर्स ऑफ प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन, ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेजेंट नहीं, ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन लिखना, क्योंकि हमारा तो एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर टेकन फ्रॉम दिस एक्ट, ठीक है। तो आपने इस हिसाब से आंसर को प्रोसीड करना। अब देखो जो भी आपकी एक्ट्स आते हैं ना, एक्ट से क्या है, मतलब क्यों बने थे ये एक्ट, सबसे पहले तो हमारे को पता चाहिए ये एक्ट में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ जा रहे थे, मतलब कि सरकार कैसी बननी चाहिए, तो उसकी तरफ ही जा रहे थे। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या होती है, दो चीज़ें होती है, एक तो होती है कि स्टेट में सरकार कैसे बनेगी, और एक होता है आपकी सेंटर में सरकार कैसे बनेगी। स्टेट को बोलते हैं, उस टाइम बोलते थे प्रोविंसेस में,
और सेंटर में होगा आपका फेडरल स्ट्रक्चर हमारा किस हिसाब से होगा, फेडरल स्ट्रक्चर और प्रोविंस का हमारा स्ट्रक्चर कैसा होगा। अब देखना इसमें ना हमने एक चीज़ याद रखना, इसमें स्टेट को ना ज़्यादा ऑटोनॉमी दी गई, एटोनमी, ATONOMY, एटोनॉमी ज़्यादा किसको दी गई, स्टेट को। एटोनॉमी का मतलब होता है ज़्यादा जो हक है ना वो किसको दिए गए, राज्य को दिए गए। बस ये कीवर्ड याद रखना है, ये वाला कीवर्ड कि जो मैक्सिमम पावर्स है ना वो आपके किसको दी गई, मैक्सिमम पावर या मैक्सिमम चीज़ें थी किसको दी गई, स्टेट को दी गई। फिर सेंटर को क्या दिया गया, चलिए अब देखते हैं हम ट्रिक के थ्रू। इसके लिए आपने एक ये ट्रिक याद रखनी है, फेडरल इंडिया। ये किसके लिए, फेडरल स्ट्रक्चर कैसा होगा उसके लिए ट्रिक क्या है हमारी, फेडरल इंडिया। हर वर्ड का कुछ ना कुछ मतलब है। एफ से हो गया आपका फेडरल स्ट्रक्चर। तो इस एक्ट के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या बोला गया, फेडरल स्ट्रक्चर होगा। फेडरल यानी जो पावर्स है वो बटेगी किसके बीच, राज्य और केंद्र के बीच, सेंट्रल प्रोविंसेस के बीच पावर बटेगी। देखो फेडरल है ना, फेडरल इंडिया, ठीक है। तो इसी से ही आपको फेडरल स्ट्रक्चर हम समझा रहे हैं और इसी से हमारा क्या बन रहा है आपका एक ट्रिक भी से बन रहा है। एफ से हो गया आपका फेडरल स्ट्रक्चर, तो डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंस। फिर अगले ई वर्ड से क्या आपका एग्जीक्यूटिव, मतलब एग्जीक्यूटिव कैसे होंगे, एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं, जो हमारे मंत्री परिषद वगैरह है ना, मंत्री परिषद या ब्यूरोक्रेसी, जो आपके मंत्री परिषद होता है उससे बताता है एग्जीक्यूटिव, मंत्री परिषद। या फिर आप जैसे मंत्री हो गए, MLA, MP MLA हो गए, ठीक है। नहीं सॉरी, जो मंत्री परिषद है और ब्यूरोक्रेसी उसे रहता है एग्जीक्यूटिव, ब्यूरोक्रेसी। जो मंत्री वगैरह जो ये MP MLA होते हैं उन्हें बोला जाता है विधानमंडल या फिर लेजिस्लेचर बोला जाता है, ठीक है। वो हमारा आगे आएगा। एग्जीक्यूटिव कैसा था, गवर्नर जनरल होगा और क्या होगा उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी सेंटर में, और गवर्नर होगा और उसके मंत्री होंगे प्रोविंसेस में, ठीक है। जो तो केंद्र है, केंद्र में क्या होगा आपका गवर्नर जनरल, जैसे आज का प्राइम मिनिस्टर है उस टाइम क्या था आपका गवर्नर जनरल होगा। और जो राज्य है, राज्य में आपका क्या होगा, गवर्नर हो गए और गवर्नर के मंत्री होंगे, ठीक है। अगली चीज है आपकी डायरकी। डायरकी का क्या मतलब होता है, द्वैत शासन, यानी दो लोगों का शासन। कैसा शासन, दो लोगों का शासन, जैसा हमारा कहाँ चल रहा है अभी आजकल, याद करो आजकल कहाँ चल रहा है, वैसा वैसा कुछ उसकी तरह, नॉट कंप्लीट लेकिन उसकी तरह वो चल रहा है आपका दिल्ली में। तो यहाँ पे क्या बोला गया हमारा का डायरकी, इस डी से आ गया आपका डायरकी। डायरकी में क्या होगा आपका डुअल गवर्नमेंट होगी, जो सेंटर है सेंटर में डुअल गवर्नमेंट होगी, याद रखना सिर्फ सेंटर में डुअल गवर्नमेंट बोली थी, ठीक है। फिर अगली उसके बाद बोला गया अगला ट्रिक जो FED तक हम पहुंच गए, अगला आपका ई से क्या बना आपका इलेक्टोरेट। इलेक्टोरेट क्या होगा, जो फ्रेंचाइज है उसको एक्सपेंड किया गया, फ्रेंचाइज को एक्सपेंड किया गया मतलब जो आपकी वोटिंग पावर्स है ना वो लोगों को दी गई, मैक्सिमम लोगों को वोटिंग पावर्स दी गई, ठीक है। फिर इस आर से आ गया आपका रिप्रेजेंटेशन। जो रिप्रेजेंटेशन है किसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी, उसके लिए क्या है, माइनॉरिटीज के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स रखे गए, ठीक है। सेपरेट इलेक्टोरेट्स मतलब जो माइनॉरिटीज है, माइनॉरिटीज ही माइनॉरिटीज को वोट करेंगी, ठीक है। तो वो मतलब उतना आपको डिटेल में पता है, मैं इसलिए ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर रहा। हमारा जो मेन फोकस है वो है ट्रिक के ऊपर, तो आपने किस हिसाब से ये याद करना है। अगला आ गया आपका ए से आ गया आपका ऑल इंडिया फेडरेशन। इसमें इन्होंने क्या बोला था कि एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाएंगे, लेकिन वो ऑल इंडिया फेडरेशन कभी बनी ही नहीं। उसके बाद अगला क्या है आपका लेजिस्लेचर, कि लेजिस्लेचर कैसा होगा, क्या बोला था इसमें, बाई कैमरल लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर होगा कहाँ पे, एट द सेंटर एंड प्रोविंस। कैसे होगा आपका बाई कैमरल लेजिस्लेचर, ठीक है, जो कि अभी भी है। फिर उसके बाद इस आई से क्या क्या बन गया, जो ये इंडिया फेडरल इंडिया, इस आई से बन गया आपका इंडियन सिविल सर्विसेज। जैसे अभी सिविल सर्विसेज है वैसे इंडियन सिविल सर्विसेज होंगी। उसके बाद एन से क्या आ गया आपका न्यू प्रोविंस बन गई। न्यू प्रोविंस कौन सी न्यू प्रोविंस बनी, सिंध और उड़ीसा। सिंध और उड़ीसा दो नई प्रोविंस बन गई 1935 के एक्ट के तहत। फिर उसके बाद आखिरी आ गया आपका डी। इससे डी से क्या होगा डिवाइडेड पावर्स, जो पावर है वो बटी किसके बीच, सेंटर और स्टेट के बीच, ठीक है। तो आपने इस हिसाब से आपने याद करनी है, ये आपकी एक ये ट्रिक है। ये किसके लिए आपके पास फेडरल, फेडरल स्ट्रक्चर कैसा होगा हमारे पास, हमारा इंडिया का जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा, ठीक है। इसमें मोस्टली आपका सेंटर के बारे में बताया गया इस ट्रिक में, ठीक है। मैं थोड़ा इसको मिटा दूँ, फिर हम एक बार इसको और रिवाइज कर देते हैं, ठीक है। तो इस ट्रिक से क्या आपका बहुत ईजी हो जाएगा और आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, जहाँ पे दिमाग लगाना है वहीं आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है, वहीं आप दिमाग लगाएं। इन यहाँ पे आप दिमाग ना लगाए तो ज़्यादा बेटर है। देखो फिर ट्रिक बताता हूँ। फेडरल स्ट्रक्चर बताया गया, इसके लिए हम
ट्रिक याद रखनी सिर्फ ये फेडरल इंडिया। क्या ट्रिक याद रखनी है? फेडरल इंडिया। हर वर्ड का कुछ ना कुछ मतलब। एफ से फेडरल स्ट्रक्चर, ई से एग्जीक्यूटिव, डी से डायरकी, ई से होगा इलेक्टोरेट, आर से होगा रिप्रेजेंटेशन, ए से होगा ऑल इंडिया फेडरेशन, एल से हो गया आपका लेजिस्लेचर, आई से हो गया आपका इंडिया सिविल सर्विसेज, एन से होगा न्यू प्रोविंस कौन सी बनी हमारी? उड़ीसा और सिंध, और डी से होगा आपका डिवाइडेड पावर। ये है फेडरल इंडिया। इसमें क्या है आपका? सेंटर के बारे में बताया गया मोस्टली। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो फॉर फेडरल स्ट्रक्चर। अगर आप यही लिख के भी जाओगे ना तो मैं गारंटी देता हूँ आपको 10 में से आपको 8 से 9 मार्क्स तो गारंटीड है, गारंटीड। आपने यही लिख के जाना है। अगर आप ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो आप ज़रूर गलती करोगे। फिर प्रोविंसेस के लिए क्या बताया गया था? प्रोविंसेस के लिए जो ट्रिक है वो है आपके पास प्रोविंशियल पावर। बस इस ट्रिक से आपने याद रखना है प्रोविंशियल पावर आपका किसके लिए याद रखनी है? प्रोविंशियल पावर वो क्या थी आपकी? फेडरल पावर, फेडरल इंडिया, वो ट्रिक थी आपकी फेडरल इंडिया। प्रोविंसेस के लिए, प्रोविंस यानी जो आपका केंद्र है, राज्य है, क्षम सॉरी, जो राज्य है, राज्य राज्य यानी स्टेट्स। तो स्टेट्स के लिए क्या ट्रिक बनाई थी? प्रोविंशियल पावर। तो इसमें भी हर एक चीज के लिए कोई ना कोई एक एक मतलब उसको आपने एक्सपेंड करना है। तो देखिए हम देखेंगे। सबसे पहले आता है पी। पी से क्या आपका? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। मैंने बताया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में आपने क्या याद रखना है कि राज्य को ज्यादा ताकत दी गई। राज्य को किसको? प्रोविंसेस को ज्यादा ताकत दी गई एज कम्पेयर टू आपका फेडरेशन को, यानी एज कम्पेयर टू आपका सेंटर के मुकाबले आपको स्टेट्स को ज्यादा पावर दी गई। फिर इस आर से क्या होगा आपका? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। स्टेट्स में डायर की आपकी हटा दी गई। डायर की आपकी कहाँ थी? सिर्फ सेंटर में थी। स्टेट्स में डायर की हटा दी गई। किसमें? इस एक्ट के तहत स्टेट्स में हटा दी गई, लेकिन डायर की कहाँ थी? सेंटर में थी। देखो हमने पीछे इसमें किया था ना, इस वाले डी से, इस वाले डी से डायर की। देखो ये डायर की कहाँ इंट्रो, डायर की कहाँ थी? सिर्फ सेंटर में थी। लेकिन वो क्या है? स्टेट से हटा दी गई थी। डायर की सिस्टम एट सेंटर एंड एबॉलिश्ड एट स्टेट। ठीक है, तो ये देखो आप कि आपकी स्टेट में ये एबॉलिश कर दी गई थी आपकी डायर की। ठीक है, डायर की रिस्पॉन्स आर सी आपका रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। फिर ओ सी क्या है? ऑफिशियल मेजोरिटी। ऑफ कोर्स है, क्योंकि ऑफिशियल मेजोरिटी तो ये चाहती थी कि जो इनके ब्रिटिशर्स के अफसर है उनकी तो मेजोरिटी रही, नहीं तो फिर इंडियंस आ जाते थे और इनको भगा देना था। इन्होंने ये तो हमेशा ही किया था। फिर उसके बाद वोटिंग राइट्स। वी से होगा आपका वोटिंग राइट्स। वोटिंग राइट्स क्या आपकी एक्सपेंड होगी। आई से होगा आपका इंडियन सिविल सर्विसेज। एन से हो गया आपका न्यू प्रोविंस। ठीक है, न्यू प्रोविंस बनी थी, कौन कौन सी बनी थी हमने पीछे ही पढ़ा था, यहाँ पे भी आप लिख सकते हो वही, सिंध एंड उड़ीसा। ठीक है, फिर इस चीज से क्या आ गया आपके पास? सेंट्रल कंट्रोल। सेंटर का कंट्रोल क्या है? लिमिटेड हो गया था प्रोविंसेस के ऊपर। मैंने बताया था कि आपके 1935 में किसको ज्यादा महत्व दिया गया? प्रोविंसेस को एज कम्पेयर टू सेंटर। ठीक है, अगला आई से आ गया आपका इंडियनाइजेशन। जो सर्विसेज थी, सर्विसेज में क्या है? जो इंडियंस थे उनकी भागीदारी ज़्यादा कर दी गई। क्यों करती गई ज़्यादा? क्योंकि अब अंग्रेजों को भी पता था कि हमारे जाने के दिन आ रहे हैं। फिर ए सी क्या है? ऑल इंडिया फेडरेशन। ऑल इंडिया फेडरेशन प्रपोज की गई थी, लेकिन ऑल इंडिया फेडरेशन कभी इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाई। ठीक है, ये हमने पीछे वाली इसमें भी पढ़ा था। मैंने बताया था ना आपको, ऑल इंडिया फेडरेशन बोला था हमने कि ऑल इंडिया फेडरेशन होगी, ऑल इंडिया फेडरेशन हुई थी, लेकिन ये सिर्फ प्रपोज हुई, लेकिन ये कभी इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाया। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर क्या है? बाई कैमरल लेजिस्लेचर। किसी सब प्रोविंसेस में नहीं थी, इन सम प्रोविंसेस। अब देखो हमने पीछे भी किया था, इस पीछे वाले में भी हमने किया था कि जो हमारी बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर है वो किसमें है आपकी? बाई कैमरल लेजिस्लेचर सेंटर एंड सम प्रोविंस। यहाँ लिखना सम प्रोविंसेस। सेंटर में तो होगी थी बाई कैमरल लेजिस्लेचर, जैसे आजकल लोकसभा राज्यसभा है, कुछ उसी तरह का अपर हाउस लोअर हाउस किया गया था, लेकिन प्रोविंसेस में किसी किसी प्रोविंस में की गई। ठीक है, पावर क्या थी? मैंने बताया था प्रोविंसेस के पावर को बढ़ा दिया गया था। पावर किस क्या चली गई थी? प्रोविंसेस के पास। ऑफिशियल मेजोरिटी ब्रिटिश ऑफिसर्स की घटा दी गई थी इन्होंने। ऑफिशियल मेजोरिटी नहीं, इसको आपने ये नहीं करना, सॉरी, ऑफिशियल में रिड्यूस नहीं, हाँ, ऑफिशियल मेजोरिटी ऑफ ब्रिटिशर्स रिड्यूस हो गई थी। ये तो हमने ऊपर भी किया था पॉइंट, यहाँ भी किया। जो ब्रिटिशर्स है इनका जो रोल है वो घटा दिया गया था, इंडियंस का रोल बढ़ा दिया गया था, इंडियनाइजेशन बढ़ा दी गई थी। शायद मैंने पहले बोल दिया था आपको कि ब्रिटिशर्स का रोल इंक्रीज हो गया था, इंक्रीज नहीं हुआ था, ब्रिटिशर्स का रोल घटाया था। ठीक है, इस डब्ल्यू से आ गया आपका वाइड रेंजिंग पावर। किसकी? प्रोविंसेस की है, बहुत वाइड वाइड रेंजिंग पावर थी। ठीक है, अब इस ई से क्या होगा? एक्सपेंडेड फ्रेंचाइज। पीपल को, लोगों को अधिकार दिए गए काय का? वोट देने के लिए।
ठीक है, और इस आर से आपका रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, कई प्रोविंसेस में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी दे दी गई थी। तो ये ट्रिक है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को याद करने का, दो फेडरल इंडिया और प्रोविंशियल पावर। अब इसका आता है हमारे पास कि इस एक्ट की सिग्निफिकेंस क्या है, इस एक्ट की क्या क्या सिग्निफिकेंस है। देखो, एक तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले पॉइंट, ये तो आपने हर जगह लिख देना है, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के लिए इन्होंने क्या कर दी, फाउंडेशन तैयार कर दी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के लिए। अगली क्या कर दी, इंडियंस की, जो इंडियंस की पार्टिसिपेशन है वो क्या है, इंक्रीज कर रही है। मैंने बताया था ना कि देखो 10 साल बाद तो ये भागने वाले थे यहाँ से, ठीक है, और इस टाइम 35 तक आते आते इनकी हालत क्या हो गई थी, बहुत खराब हो गई थी। तो इसलिए इन्होंने क्या कर दिया अब कि इंडियंस को किसी भी तरीके से इंडियंस को पार्टिसिपेट करवाना था, इंडियंस की पार्टिसिपेशन इन्होंने इंक्रीज कर दी थी। अगला क्या हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। इसमें क्या हो गया, गवर्नेंस को इंप्रूव करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी इन्होंने लाए थे। कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाए, इंडियनाइजेशन करी, सर्विसेज में भी इंडियंस को, इंडियंस इंक्लूडेड इन सर्विसेज, ठीक है, सर्विसेज में इंडियंस को भी इंक्लूड किया गया। और अगला क्या था आपका, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसकी वजह से क्या है आपका, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी आपकी हुई। तो आपने ये लिखना है 10 नंबर के लिए, अगर आप इतना लिख दोगे ना, गारंटी है कि आपके 8 या 9 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। मैंने 2-3 बार अपने एग्जाम्स में टॉप कर रखा है जीएस में, जीएस मेरा बहुत अच्छा है, आपको मैं गलत राय नहीं दूंगा। ठीक है, अलाइड में अगर आप मेरा एचपी हिमाचल का अलाइड का अगर आप एग्जाम देखोगे 2020 का, तो मेरे उसमें 97 मार्क्स आए थे। तो वो ऐसे हवा में नहीं आए थे 97 मार्क्स, मैं टॉप 5 में तो था ही था इसमें, जहाँ तक मुझे आइडिया। तो वो ऐसे हवा में नहीं आए थे। एनटी में मेरे अच्छे मार्क्स थे, एनटी में मेरे 45 मार्क्स थे, तो 45 मार्क्स टॉपर के आगे 48-49 थे और मेरे 45 मार्क्स। तो ये ऐसे ही नहीं आए। इसमें आपके जो 2023 का मैंने वो दिया था, एचएस का एग्ज़ाम दिया था, उसमें मेरे अच्छे मार्क्स थे, वो भी ऐसे हवा में नहीं आए थे। मैंने यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम दिया था, वो भी हवा में नहीं आए थे। तो वो कैसे होंगे, अगर आप इस हिसाब से आप आंसर राइटिंग करो, इस हिसाब से अपनी स्किल इंप्रूव करोगे। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो, तभी मुझे भी फ़ायदा है वीडियोज़ बना के। बाकी आप लोग लिखना है कि आप किस तरह के वीडियोज़ चाहते हो। ठीक है, तो बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।